अच्छा, अब सर ये बताइए कि ये थीम मैंने तो रैंडमली बना दी थी कि इसमें सेंस बनता है कि लिटरेचर एंड इमोशनल हेल्थ। ये तो आप बताएंगी हमें, मैंने तो ऐसे। बिल्कुल। जी तो बिल्कुल बनता है और बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, तो बताइए कैसे बनता है, मुझे भी खुशी होगी कि मैंने तो ऐसे ही रैंडमली कहा था, तो आपने उसमें जो है। अच्छा देखिए, दो तरीके से बनता है। और आ, ये ताल्लुक मस्बत भी है, मनफी भी है। अच्छा, एक मिनट जरा। ठीक है। अब सर एक यानी मिनट, पहली। अब सर एक मिनट, आपके पास डॉक्टर साहब भी आ गई हैं, आपके पास 15 मिनट होंगे। उसके जी जी। बाद 60 मिनट आप दोनों के पास होंगे, फिर क्वेश्चन आंसर में जो है बाकी बात हो जाएगी। तो आप प्लीज शुरू कीजिए। हम्म। तो यू हैव 15 मिनट्स। ठीक है। ठीक है। ओके। ओवर टू यू। ठीक है। ठीक है। ओके ओके। चलिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बात तो शुरू करती हूँ। बीच में अगर किसी के जहन में कोई सवाल आए या आप कुछ ऐड करना चाहें बात के रुख को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, तो जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब सर नहीं हम। ऐसे, अब सर नहीं, आप 15 मिनट बात कर लें क्योंकि डॉक्टर साहब भी हैं, उसके बाद 15 वो करेंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर को इकट्ठे ही लेंगे बाद में। चलें, इस बात पे ऐसे कर तो ले मैं नहीं जस्ट रहेगा। कि अगर जैसे आपके जहन में कोई रुख आता है जो आप ऐड ऑन करना चाहें, तो वो मैं इसलिए कह रही थी, लेकिन मैं बात शुरू कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा देखें, जैसे मैंने जब अदब लिखना शुरू किया, या पहले अदब पढ़ने की अगर बात की जाए, तो हमने शुरू किया था। हम पढ़ा करते थे जासूसी नॉवेल, इब्ने सफ़ी के, या मजहर कलीम के इमरान सीरीज वगैरह पढ़ा करते थे। और उसके बाद जो है वो खवातीन के, जो ये शुआ, किरण और इस खवातीन डाइजेस्ट, ये सब आते हैं। जिस तरीके की पर्सनैलिटी अगर मैं कहूँ मेरी और मेरे बहन भाइयों की रही है, तो हमारा ज्यादा वो क्राइम फिक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट होता था। खवातीन के नॉवेल पढ़ लिया करते थे कि जी उसमें बड़ी मजे की और रंगीन दुनिया दिखाई जाती थी। तो जब टीन एज में आते हैं तो वो रंगीन दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन वो हजम नहीं हो रही होती जब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। तो शुरू शुरू में, अच्छा मेरे साथ था भी ये मसला कि मैं ट्रेजेडी वाले अफसाने, नॉवेल्स और अफसाने तो पढ़ती ही नहीं थी। पहले एंड खोल के देखती थी कि ये हैप्पी एंडिंग है, फिर वो पढ़ लिया। जो ट्रेजेडी चल रहा है, जो लंबे लंबे नॉवेल चल रहे हैं, वो मैंने पढ़ने ही नहीं है। तो आ, उस वक्त अंदाजा नहीं होता था कि ये एसोसिएशन किस नौइयत की है, क्यों ये चीजें क्राइम और थ्रिलर टाइप की चीजें ज्यादा इंगेजिंग लग रही हैं, और हम खुद जो है वो खवातीन में जो चीजें इतनी मशहूर हैं, हम क्यों इंगेज नहीं हो पा रहे। फिर बहरहाल नफ्सियात पढ़नी शुरू की। और नफ्सियात के साथ साथ मेरा शनाख्ताई हुई डॉक्टर सलीम अख्तर साहब से, क्योंकि उनकी थ्योरीज हमें पढ़ाई जाती थी, लिंग्विस्टिक थ्योरीज। खास तौर से जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो उसमें उनकी थ्योरीज पढ़ाई जाती थी। फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर सलीम अख्तर जो है वो अदीब भी हैं बड़े अच्छे। और फिर उनकी किताबें पढ़ी। तो उनकी एक किताब बड़ी मजे की है, कलाम नर्म नाजुक। तो वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज का उसका जो है वो एक जायका है। वो मुकम्मल मजाहिया भी नहीं है। तो जो जरा सा डार्क ह्यूमर रखते हैं, उनको बड़ा मजा आएगा वो किताब पढ़ के। फिर उनकी किताब पढ़ी, उर्दू अदब का मुख्तसर तारुफ। वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि लिटरेचर नफ्सियात से किस तरह से रिलेट करता है, स्पेशली वो अफराद जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज का, या जो मुख्तलिफ तरीके के फिल्म, ड्रामा और नॉवेल्स में इंगेज हो रहे हैं। तो जिस तरीके की इमोशनल स्टेट है, उस तरीके की आपकी जो है वो तफरीह का तरीका होगा। यानी अगर आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो फिलोसफिकली जरा पेचीदा हैं, आपको मजा आएगा। यानी अगर आपकी तालीम जो है उस हवाले से है कि हाँ आप उन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, और आप इमोशनली तौर पे रिलैक्स्ड है, तो आप उन चीजों को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप जहनी तौर पर बहुत स्ट्रेस का शिकार हैं, आपका पूरा दिन जो है वो बहुत ज्यादा थकावट में गुजरता है, और जहनी मेहनत करने की आपके पास लग्जरी नहीं है, तो फिर आप जाते हैं उस तरीके के फिक्शन पे, जो कि हमारे यहाँ पॉपुलर फिक्शन कहलाता है। उसमें पॉपुलर फिक्शन में मर्दाना स्टाइल का फिक्शन अगर हम कहें, जिनको ज्यादातर मर्द पसंद करते हैं, वो आ जाते हैं इब्ने सफ़ी और मजहर कलीम और एम ए राहत,
वाले अंदाज के जो नॉवेल्स और कहानियां हुआ करती थी, जिसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, हॉरर है। ठीक है। फिर आ जाते हैं खवातीन के घरेलू मसाइल, ससुराल के झगड़े, रूमान रूमान में जो है वो तकलीफें और ट्रेजेडी, और मोहब्बत आसानी से मिल गई और बड़ा अच्छा जिंदगी गुजारी, और मोहब्बत नहीं मिल पा रही, और दोनों जो हैं वो बेचारे तड़प रहे। ये वाली जो फिक्शन है, उसका की एक कंप्लीट कैटेगरी होती थी खवातीन की। वो खवातीन जो एक तरफ उनकी तालीम महदूद है, उनका एक्सपोजर महदूद है, उन्हें बहुत सारी उनकी जिंदगी में लिमिटेशंस हैं, उनकी बहुत सारी आरजुएं हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें उनको मिलती थी इन खवातीन के नॉवेल्स में या इस किस्म के ड्रामों में। जो आपको अंदाजा होगा कि पीटीवी पर भी एक जमाने में इसी तरीके के ड्रामे मशहूर हुआ करते थे। आजकल इतने सारे चैनल आ गए हैं, उसके बावजूद ज्यादातर ड्रामों में यही कॉन्सेप्ट होते हैं। इंडियन ड्रामों में भी जो सोप चल रहे होते हैं और कई कई साल चल रहे होते हैं, उनमें यही कहानियां घुमा फिरा के और ज्यादा सतही अंदाज में दिखाई जा रही होती हैं कि जेवरात की भरमार है, मेकअप की भरमार है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बेतहाशा हैं, और बेतहाशा दौलत है एक तरफ, और एक तरफ बेतहाशा गुर्बत है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अवाम का कथारसिस करने का तरीका है कि वो उस तरीके के लिटरेचर के साथ कनेक्ट होते हैं जो उनके मसाइल के साथ जुड़ रहा होता है। उनको रिलैक्स करने के लिए इस तरीके का फिक्शन जो है वो हेल्प करता है। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जहां पर अदीब ये देख कर लिख रहा है कि अवाम को क्या चाहिए, जहां वो अदब को बराए तफरी या बराए अदब जो है वो लिखने की बजाय बराए फरोख्त लिख रहा है या लिख रही है। ठीक है। तो अगर हम आ, इससे थोड़ा सा जंप करें कि जो लिख रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है, तो बेसिकली जब हम साइकोलॉजी में स्ट्रेस रिलीविंग की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी आप पढ़ें। ठीक है, आप मयारी चीजें पढ़ें या फिर आप लिखें, आप अपनी फीलिंग्स को लिखें, आपका कैथारसिस होगा, आप जर्नलिंग करें। इसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग यानी स्टोरी टेलिंग, फिक्शन क्रिएट करना, इमेजिनेशन को पेज पर लाना एक और स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी होती है, जो कि बहुत मुख्तलिफ तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज को कंट्रोल करने में मदद करती है, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करती है। तो जब अदीब या कोई भी बंदा ये लिख रहा होता है, तो वो इन तमाम स्टेजेस से गुजरता है। वो अपने गमों को जो है वो प्रोसेस कर सकता है, वो अपनी खुशी का बेहतर अंदाज में इजहार कर सकता है। उसके बाद वो ये काम करता है कि अगर वो सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहा और वो अवाम के लिए लिख रहा है, तो फिर वहां पे आ जाता है कि अच्छा वो अवाम को क्या दे रहा है। यहाँ पे अदीब की जरूरत साइकोलॉजिकली और अवाम की साइकोलॉजिकल जरूरत आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, एक पुल की तरह कि अदीब क्रिएटिव है, वो एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर रहा है और लोगों को उस दुनिया से कनेक्ट करने का मौका दे रहा है, ताकि वो उस दुनिया में आकर ना सिर्फ रिलैक्स हो सके, बल्कि अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व कर सके। ठीक है। जो अदब बराए फरोख्त क्रिएट हो रहा होता है, उसमें अदीब अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन को भी नहीं देखता, और वो अवाम की बेहतरी वाले कंपोनेंट को भी नजरअंदाज कर देता है या कर देती है कि वो चीज क्रिएट करते हैं जो बिकती ज्यादा है, लेकिन वो बतदरीज एक मासेस को मिसगाइड करने का सबब बन रही होती है। तो हम जब अदब को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कनेक्ट करते हैं, तो ये एक बहुत लिमिटेड चीज से जरा ज्यादा बड़े वसी पैमाने पे चीजों को कवर कर रहा होता है कि जो लोग हैं वो उससे कनेक्ट कर सकें। वो इतना अजीबो खलकत या इतना ऊंचे सतह का ना हो कि लोग उसे समझ ही ना पाए।
ठीक है। आ, वो अदब भी लिखा जाता है और लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो मखसूस तबके के लिए होता है, जो इंटेलेक्चुअल हैं या जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के रिलैक्सेशन हासिल करते हैं, वो उनके लिए होता है। जब हम मासेस के लिए लिखते हैं तो उसमें दो चीजों को फोकस करते हैं, कि वो रिलैक्स कर सकें, वो उससे तफरीह हासिल कर सकें, और उनके डेली रूटीन के जो इश्यूज हैं उनके लिए या तो सवाल छोड़े गए हों, या उनको एक रास्ता दिया गया हो कि अच्छा आप इस रास्ते पर चल के देखें और देखें कि आपका मसला हल होता है या नहीं। ये सेम चीज है जो कि काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग आपको पका पकाया हल कभी भी आपके हाथ में नहीं देती। काउंसलिंग प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करता है क्लाइंट, और उसको हेल्प आउट किया जाता है कि आप खुद आहिस्ता आहिस्ता अपने मसलों को समझते जाएं, आप अपने स्किल्स को समझें, आप अपने जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और उसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच को रीस्ट्रक्चर करें ताकि आप अपने मसलों को हल कर सकें। तो ये जो मेरी नज़र में अदब का और काउंसलिंग का एक ताल्लुक है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक दोनों फील्ड से है, तो मेरे लिए तो ये बहुत स्ट्रांग है। और मैं समझती हूँ कि लोग जितना ज्यादा अच्छे अदब से, मयारी अदब से जुड़ते हैं, उतना ज्यादा वो जहनी तौर पर बेहतरी की तरफ जा पाते हैं। ना सिर्फ क्रिएटिव माइंड हो पाते हैं, बल्कि अपने मसाइल को हल करने में भी उन्हें मदद मिलती है, बल्कि वो ज्यादा पुरसुकून जिंदगी गुजार पाते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आगे यहाँ पे मेरी बात कंक्लूड करती हूँ मैं, और आगे बात चलाइए आप मजीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हमारे साथ ही हैं, जो 60 मिनट का ओपन हाउस होगा उसमें फिर सवालात यकीनन आएंगे, तो फिर आप डिस्कस। जी जरूर, मैं साथ हूँ। तो अभी डॉक्टर इरम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब आप हैं हमारे साथ? जी मैं हूँ। डॉक्टर साहब सामने आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप सुनाइए कैसी हैं? सब अल्लाह का शुक्र। थैंक यू डॉक्टर वेरी साहब मच आप फॉर दिस वाला जो अपॉर्चुनिटी। जो जो आप वाला पार्ट था थीम का, उस पे तो मुझे थोड़ा यकीन था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी और इमोशनल जो हेल्थ है उसका ताल्लुक है, लेकिन अब सार का नहीं था, उन्होंने उसको इस्टेब्लिश कर दिया। तो आई एम ग्रेटफुल टू हाँ। तो आप शुरू कीजिए, यू हैव 15 मिनट्स, और उसके बाद फिर हाउस ओपन करेंगे। ओके। जी डॉक्टर थैंक यू वेरी मच जी, एंड अस्सलाम साहब। वालेकुम टू एवरीवन। मुझे बड़ा अच्छा लगा लिटरेचर और साइकोलॉजी के ऊपर जो एक कनेक्शन डेवलप किया। मुझे तो लगता है कि हमेशा से लिटरेचर और साइकोलॉजी जो है वो इंटर रिलेटेड है। इनफैक्ट सारे ही सब्जेक्ट साइकोलॉजी के साथ इंटर रिलेटेड है। जिसको अब सार कह रही थी कि कुछ लोग लिटरेचर को तफरीह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहती हूँ कि हम सारे एक तरह से दुनिया को इंटरप्रेट नहीं करते। हम सारों का दुनिया को देखने का जो लेंस है, जिस जाविये से हम दुनिया को देख के अच्छी बुरी, ब्लैक एंड वाइट, जो भी नाम देते हैं वो मुख्तलिफ है। हम यहाँ अगर 30 लोग बैठे हैं तो हम सारों का जो देखने का जाविया वो फर्क है। तो इसको साइकोलॉजी ने दो तखसीस की हुई है, एक राइट ब्रेन कहा हुआ है और एक लेफ्ट ब्रेन है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल माइंड के लोग होते हैं। वो हर चीज में प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, लॉजिक को ढूंढते हैं, रीजनिंग करते हैं। यानी ऐसे लोग जो कि लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट होते हैं, उनका ज्यादा फोकस जो होता है वो इस चीज पर होता है कि मुझे एक कॉन्टेक्स्ट पता हो कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, और वो अपने इमोशनल फीलिंग्स और थॉट्स को कम प्रोसेस करते हैं, यानी कम अहमियत देते हैं, या उनके बारे में वो उतने डोमिनेंट इन्फ्लुएंस में नहीं होते जो कि एक राइट ब्रेन का बंदा जो है वो होता है। यहाँ पर सार ने एक आदमी और औरत की भी तखसीस की है। मुझे लगता है कि औरतें ज्यादातर राइट ब्रेन यानी इमोशनल माइंड उनका डोमिनेटिंग होता है, इसलिए वो हर चीज में इमोशंस को लेकर आती हैं, और शायद हर चीज में उन्हें लगता है कि इसमें जो है वो एक जो रोमांटिसिज्म है, आइडियलिज्म है, एक अनकंडीशनल मोहब्बत का भी हमारे जहन पे एक अजीबोगरीब एक इन्फ्लुएंस है।
कि शायद कोई दुनिया में ऐसी चीज होती है जिसको हम अनकंडीशनल मोहब्बत कहते हैं, वो भी शायद उन्हीं रोमानवी कंडीशनिंग से हमारे जहन में ये तासुरात या ख्यालात पैदा हुए हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं आऊं, जिसमें हम इमोशनल हेल्थ एक्चुअली है क्या, दोनों लोग जो हम मैंने ये डिफरेंस क्रिएट किया है कि राइट ब्रेन वाले लोग एक खास तरह से दुनिया को देखते हैं और लेफ्ट ब्रेन वाले खास तरह से देखते हैं, इनके दरमियान ब्रिज किस तरह से किया जाए। इमोशनल हेल्थ तो अगर मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में कहूँ तो हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, जो पहले 7 साल होते हैं, वो 7 साल हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है। और वो बच्चा जो कि अभी 2 साल का है, उसने बोलना भी नहीं शुरू किया है, लेकिन वो महसूस यानी एहसासात के जरिए अपनी दुनिया का एक लेंस बना रहा होता है। उसमें जो सबसे बड़ा इमोशन है वो शेम और गिल्ट का है। यानी जब उसे लगता है कि माँ बाप उसे गुस्से से देख रहे हैं, जिसको हम पेरेंटल कंटेम्प्ट कहते हैं, तो बच्चा उससे ये महसूस करता है कि माँ बाप तो बुरे नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, तवज्जो नहीं मिल रही। अटेंशन बच्चे के लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। यानी बच्चा 2 साल का हो, 7 साल का हो, वो हर कीमत पे अटेंशन हासिल करना चाहता है। और जब माँ थोड़ी देर के लिए उससे दूर होती है या प्राइमरी केयर गिवर थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूर होता है, तो उसके लिए वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि अटैचमेंट थ्योरीज जिसमें से निकली हैं, कि हर बंदे का अटैचमेंट स्टाइल भी फर्क होता है। वो इस तरह के प्राइमरी केयर गिवर की एब्सेंस में किस तरह की खिजालत या रेस्टलेसनेस का शिकार होता है, वो कैसे कोप अप करता है। ये भी आपके मेरे सब पैटर्न्स बचपन में ही बन गए थे। क्या हम लोग अवॉइडेंट हैं, एंशियस हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, या हम सिक्योर अटैचमेंट रखने वाले इंसान है, ये भी हमारा उन्हीं 7 सालों में तय पाया। तो मुझे लगता है कि इमोशनल हेल्थ जो है वो दो दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो ये कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पे कैसे ऑपरेट होता है। अगर आप हर वक्त खौफ का शिकार रहते हैं, यानी खौफ भी एक बहुत बड़ा जज्बा है, इमोशन है, और ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी सारा इसके ऊपर बेस करता है। अगर हम खौफ में हर वक्त रहेंगे तो हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। हमारी इमोशनल हेल्थ की बेहतरी के लिए वन वर्ड ये है, हमारी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी। जितना मैं साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली सेफ फील करूंगी, उतनी ही मेरी इमोशनल वेलबींग अच्छी होगी। और जितना मैं अनसेफ फील करूंगी इन दो एस्पेक्ट्स के साथ, और फिर जाहिर है इससे पहले फिजिकल सेफ्टी भी मैटर करती है, उतना ही मेरे लिए एनजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मुझे न्यूरेटिक जो साइकोसिस है उसकी एपिसोड हो सकती हैं, इमोशनल फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, हर वक्त गुस्सा आ सकता है, मेरे अंदर टेम्परामेंटल इश्यूज हो सकते हैं, मुझे फोबियाज हो सकते हैं, और इस तरह की लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर हम अपेरेंटली फंक्शनल लोगों की बात करें, जैसे आप सब हम बैठे हुए हैं, हम लोगों के भी जो है वो वीक साइड्स हैं, लिमिटिंग साइड्स हैं, और वो ये है कि हम अपने फियर्स को कैसे एड्रेस करते हैं, हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स किस तरह से है, और उसको फिर हम पहले आइडेंटिफाई करें। जैसे अब सर ने कहा कि अगर काउंसलिंग को देखा जाए तो काउंसलिंग आपको रेडीमेड आंसर्स नहीं देती, बट वो आपको सेल्फ अवेयरनेस के टूल्स देती है कि आपके सब कॉन्शियस पैटर्न्स कौन से हैं, उनमें से फंक्शनल पैटर्न्स कौन से हैं और डिसफंक्शनल पैटर्न्स कौन से हैं। और फिर आप अपने अंदर एक दूसरा जज्बा जो कि बड़ा अहम है, वो एम्पथी का जनरेट करते हैं, दोनों अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। क्योंकि जब हम खौफ के जज्बे से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसको हम फेयर बेस्ड अप्रोच कहते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी काफी नहीं है, और ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, ये भी मैं इनको ट्रस्ट नहीं करती, ये शायद मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए मेरा वर्ल्ड व्यू जो है वो बड़ा पेसिमिस्टिक या नेगेटिव होता है। और ऐसे लोग जो है हर फैसला करने में बहुत वक्त लेते हैं, और ज्यादा उन वही फैसला करते हैं जहां उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। तो इनके पास जो स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी की एपिसोड्स भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनको
ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। जबकि अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर मैं एम्पथेटिक हूँ अपनी जात के लिए, मुझे सेल्फ ट्रस्ट है, तो मेरा दूसरों पे भी ट्रस्ट का जो है वो लेवल बेहतर होगा। और मुझे लगेगा इर्द गिर्द के लोग जो हैं ये सेफ लोग हैं, मैं इन्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ, मेरी अप्रोच के अंदर एम्पथी होगी। तो आई थिंक हमें इमोशनल वेलबींग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, उसे दो एस्पेक्ट्स पे रखना चाहिए कि हम अपने आप को पहले जानें, अपने पैटर्न्स को पहले जानें, और फिर देखें कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। मैं उसको हमेशा दो या तीन क्वेश्चंस देती हूँ कि आप वो गुस्सा कितना आता है। अगर आप एक हफ्ते में अपना गुस्से का ट्रिगर पॉइंट याद रखें या उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लें, जिसको मूड मीटर भी कहते हैं, एक दिन में सुबह से लेके शाम तक आपको कितना गुस्सा आता है, कितनी एपिसोड्स होती हैं जिसमें गुस्सा से मुराद ये कि उसके लेवल्स क्या हैं, एक से लेके 10 तक अगर लेवल्स हैं गुस्से के, तो आप कितने एजिटेटेड रहते हैं थ्रू आउट द डे, और फिर पूरे वीक में उसकी असेसमेंट करें। इससे भी पता चलता है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड है आपकी सेफ्टी की वो बहुत कम है, आपको हर छोटी चीज थ्रेटेंड करती है, और जिससे आपका बैलेंस ऑफ हो जाता है। दूसरी सूरत में मुझे लगता है जो कि एम्पथी रिलेटेड है, कि आपके पास जो पॉजिटिव इमोशंस हैं या जज्बात हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं। मैं एम्पथी के लिए ये समझती हूँ कि वो आपके हफ्ता वाराना वो फैसले जिसमें आप कोई गेन हासिल नहीं कर रहे, मटेरियल गेन हासिल नहीं कर रहे, बट आप फॉर प्योर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए क्या काम करते हैं, तो वो भी आपकी एम्पथी की तरफ डायरेक्शन देता है कि क्या आपके पास आपके नर्वस सिस्टम में, आपके हार्ट में ये कैपेसिटी है कि आप अनकंडीशनली लोगों को दे सकते हैं, या अपना वक्त दे सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिसके साथ कोई मटीरियलिस्टिक स्ट्रिंग अटैच ना हो। सो आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट ताकि आपके क्वेश्चंस के साथ फिर हम इसको इलैबोरेट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी लाइबा, लाइबा आप अब सवाल करें, क्योंकि आप उस वक्त पूछ रही थी डिस्कशन से पहले। जी लाइबा, और भी बाकी दोस्त जो भी क्वेश्चन करना चाहते अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वो तो जस्ट एक्चुअली मेरा जो ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास जेंडर टू जेंडर भी वेरी करते हैं, इश्यूज जो होते हैं हमारे वो भी वेरी करते हैं, किस तरह का है। अक्सर तो वो शॉर्ट टर्म का स्ट्रेस होता है एकदम से, और मैंने वुमेन को स्पेसिफाई इसलिए किया था, जैसे मैम ने कहा कि वो इमोशनल ज्यादा हो जाती है, तो हमारा जो स्ट्रेस वो बहुत जल्दी ले लेते हैं हम। बहुत होता है शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसको डील करने के ऐसा हो सकता है कि जो हमारे वेज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द अदर जनरल वे। हैं। अच्छा, जो सवाल लाइबा डॉक्टर इरम से है, जो भी सवाल करें ना बता दें, दोनों से है या डॉक्टर इरम से है या अबसार से है। मेरा क्वेश्चन नहीं था, ये तो जस्ट जो हम ओपन माइक में बात हो रही थी मैंने उससे बात की थी। अच्छा, अभी इसको एड्रेस करने की जरूरत है नहीं है? नहीं। यू गॉट द आंसर? यस। ओके ओके, चले, थैंक यू जी। कोई और सवाल? अच्छा डॉक्टर साहब, मीनवाइल अगर क्वेश्चन अभी जब आता है तो मुझे ये बताइए कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में एक इम्प्रेशन सा बनता है कि भी मतलब एक टर्म भी यूज होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, इसको थोड़ा सा बैलेंस कैसे करें? मतलब हर चीज पॉजिटिव है, मतलब क्या करें? हाउ टू डील विद दिस? जी थैंक यू डॉक्टर। फॉर दिस क्वेश्चन। I won't say कि positive psychology is about that fake अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली रूट करती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या डिसफंक्शन को डील करने वाली जो साइकोलॉजी थी पहले मेन स्ट्रीम, हम्म वो हमेशा ये बताती थी कि जो डिसऑर्डर्स है ना इनको कैसे ठीक किया जाए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ने ये बताया कि ठीक है, वो पैरेलली आप काम करें, जो आपके अंदर डिसऑर्डर्स हैं, डिसफंक्शंस हैं, उनको काम करते रहें, लेकिन मीन टाइम जो स्ट्रेंथ्स हैं और अंडर यूटिलाइज्ड स्ट्रेंथ्स हैं इनके ऊपर भी काम करें और इनको एक्सपैंड करें, कैपिटलाइज करें। तो 2000 में ये इमर्ज हुई साइकोलॉजी जिसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। इसका टॉक्सिक पॉजिटिविटी से कोई लेना देना नहीं।
वो एक सेपरेट टर्म है, हम्म। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर बंदा जो है वो फेक कर रहा है, उसकी मुझे लगता है इम्प्लीकेशन आपके मोटिवेशनल स्पीकिंग के कॉन्टेक्स्ट और सेल्फ हेल्प के कॉन्टेक्स्ट में आई है, कि ठीक। हर चीज का जवाब जो है वो एक मोटिवेशनल लाइन के अंदर नहीं है। हम्म। मतलब आप कहें कि ये क्या बात है, आपसे उठा नहीं जाता, आप यूं करें, ये मेरी स्टोरी सुने और फिर आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक हम्म। है, ये टॉक्सिक पॉजिटिव जो पॉजिटिव अप्रोच है वो काउंसलिंग का हिस्सा नहीं है। काउंसलिंग तो बड़ी सेल्फ कंपैशनेट और ह्यूमेन एक्सपीरियंस है, कि अगर हम इंसान को डाइसेक्ट करें तो इंसान के अंदर आपको जितनी पैराडॉक्स नजर आएगी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी, हम्म। आप वो एम्पथी के बगैर कर नहीं सकते। आपने अपने बच्चे को, लेट से, कोई भी काम सिखाना है, या आपने अपने माँ बाप को कोई काम कहना है कि आप, लेट से आपकी डायबिटीज हाई हो जाती है, आप जो है वो अपना मीठे का ख्याल करें, तो इंसान जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। तो अगर मैं जेंटल नहीं होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं होगी, तो ना मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखा सकती हूँ। डंडे के साथ मैं बहुत, मेरा कोई वो इनकरेजिंग फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और ठीक। अगर मैं डंडा इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो फिर मुझे बहुत पेशेंस और सब्र और इंटेलिजेंस के साथ तरबियत करनी है, यानी थोड़ा थोड़ा नर्चरिंग करनी है। तो जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है वो मुझे लगता है ये वाला पार्ट टोटली ओवरलुक कर जाती है, और बस कह रही है कि उठ जाओ और कर लो काम और आज ही तुम दुनिया के मल्टी मिलियनर बन जाओगे। ये थोड़ी सी मुझे अनरियलिस्टिक लगती है। ठीक। गुड। एक्सीलेंट। बहुत शुक्रिया।